के लिए उसका एवरेज मार्क्स कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, कितने एग्जामिनेशंस में? 5 एग्जामिनेशन में। इसमें से आउट ऑफ 5 4 के मार्क्स गिवन है, समझ में आ गया ये चीज। और 5th में उसका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जाम्स के मार्क्स इस तरीके से लिख लो। फर्स्ट में उसका कितना मार्क्स हो गया? 87। सेकंड में कितना हो गया? 92। थर्ड में हो गया 94। और फोर्थ में हो गया 95 मार्क्स। और 5th एग्जाम में मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए? तो उसको अज्यूम कर लो x। क्लियर? यहां तक हो गया। अब एवरेज क्या होगा इन सबका? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा एवरेज। और इसका एवरेज कितना होना चाहिए लिखा है? 1 2 3 4 5। हाँ, एवरेज कितना होना चाहिए? 1 मस्ट ऑब्टेन 90% और मोर, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 90। क्या ये क्लियर हो गया? सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, निकाल लो x की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, मिनिमम मार्क्स 82। ओके, क्या बोल रहा है सार्थक? ये 90 कैसे है ये पूछ रहा है। क्लियर है? हम्म, क्या आ रहा है इन सब का एडिशन, ये सारे नंबर्स का एडिशन? 368। ओके, सो 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 90। ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 9 5 जा, ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये 450 और यहां पर आ जाएगा 368 प्लस ये हो गया x। यहां तक क्लियर? 368 को इधर शिफ्ट कर देना तो ये कितना आ जाएगा? 450 माइनस 368, यू विल गेट 82। सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 82। तो मिनिमम मार्क्स उसको कितना मिलना चाहिए? 82। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, हटा दो ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो पहले इस क्वेश्चन को ना प्रोसेस करो अपने दिमाग में, क्या लिखा है। ऑड पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं, दोनों नंबर क्या होना चाहिए? स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, लेकिन उनका सम जो है वो मोर देन 11 होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर को x ले लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या लेंगे? x प्लस 2, क्योंकि ऑड बोला है ना, ऑड पेयर्स बताना है। तो पहले नंबर को ले लो x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली लाइन क्या लिखी है? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो अब बताओ यहां से इनइक्वालिटी क्या बनेगी? दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो कैसे बनेगी फर्स्ट इनइक्वालिटी? ये नंबर और ये नंबर दोनों को 10 से छोटा लो, या तो आप चाहो तो ऐसे लिखो x लेस देन 10, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन x प्लस 2 लेस देन 10। क्या ये क्लियर हो गया? आप चाहो तो दोनों को लेके कर सकते हो, लेकिन ये वाले को लेके करना, सिर्फ ये वाले को लेके करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना। अगर बड़ा नंबर 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली x तो 10 से छोटा होगा ही। क्या ये क्लियर हो गया? अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? x लेस देन, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। मतलब x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, इसका ये मतलब आया। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। क्या लिखा है? उनका सम क्या होना चाहिए? मोर देन 11। उनका सम मतलब इन दोनों नंबर का सम। अब बताओ इनइक्वालिटी कैसे बनेगी? x प्लस 2, ये दोनों नंबर का सम मोर देन 11। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 9। लेस देन और इक्वल्स टू x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। क्या यहां तक क्लियर हो गया?
अच्छा मोर देन बस लिखा है ना, तो ठीक है, इक्वल टू नहीं लगेगा इसमें। खैर आंसर में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट सही है, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। ओके, क्योंकि मोर देन लिखा है, मोर देन और इक्वल टू नहीं लिखा है इसलिए। सो यहां से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, ये कंडीशन को भी हम हाईलाइट करते। अब देखो ये दोनों कंडीशन को अगर हम मर्ज करें, यहां तक आ गया सबका। अब इनइक्वालिटी को मर्ज कैसे करते वो समझ लो। यहां पर मैं बीच में लिख लेता हूं x। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x किससे ग्रेटर होना चाहिए, 4.5 से। तो यहां पर x ग्रेटर देन क्या आ गया, 4.5। और यहां पर क्या लिखा है, लेस देन क्या होना चाहिए, 8। तो यहां पर लेस देन क्या ले लिया मैंने, 8। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आप इन दोनों नंबर के बीच के ऑड इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होते हैं। 5 और 7 यही दोनों होंगे। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 7, ये x की वैल्यूज लिख रहा हूं ना। तो x+2 जो दूसरा उसका पेयर बनेगा, अगर मैं इसको 5 ले रहा हूं तो दूसरा पेयर कौन सा बन जाएगा, 7 का। और अगर इसको 7 ले रहा हूं तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 9 का। तो वो जो दो पेयर्स की बात कर रहा है, वो पहला पेयर 5 और 7 का है, और दूसरा पेयर 7 और 9 का है। कंडीशन चेक कर लो क्या ये फॉलो हो रही है कि नहीं। दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, दोनों पेयर 10 से छोटे हैं, और दोनों का सम 11 से ग्रेटर है। क्या ये समझ गए? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सिमिलर है, क्या वो खुद से बना लोगे? ये हटा दो फिलहाल में। चलो चेक करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। Find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों 5 से लार्जर देन 5, दोनों 5 से ग्रेटर है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। दृष्टि नहीं बन रहा है? किसी को हिंट चाहिए? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और ये कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पहले नंबर को x ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2। ये क्लियर? अब दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, तो यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेता हूं, सिर्फ इतने में चल जाएगा। अगर x 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली x+2 5 से बड़ा होगा ही, तो उस कंडीशन को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, 5 हो गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। दोनों का सम मतलब x प्लस x+2, इन दोनों का सम लेस देन 23 होना चाहिए। तो लेस देन 23 कर दिया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये लेस देन, ये 2 उधर जाएगा, तो 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 21/2, 10.5। तो x क्या आना चाहिए, 10.5 से छोटा होना चाहिए, और किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 5। अब इसके बीच के इवन नंबर्स चाहिए, तो कौन कौन से, 6, 8 एंड 10। क्लियर हो गया ये चीज? अब हम लेते 6 के साथ अगर पेयर बनाएंगे, तो पहला पेयर क्या बन जाएगा, 6, 8 का। कंडीशन चेक कर लो, दोनों 5 से बड़े हैं, दोनों का सम कितना आ रहा है, 14, जो कि 23 से छोटा है, ऐसा बोल रहा है वो। दूसरा अगर 8 लेंगे तो उसके साथ पेयर क्या बन जाएगा, 8 और 10 का। दोनों 5 से बड़े हैं, दोनों का सम कितना आ रहा है, 18, जो कि 23 से छोटा है। 10 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। दोनों 5 से बड़े हैं और दोनों का सम भी 23 से छोटा है। तो यहाँ 3 पेयर बनेंगे। पहला पेयर हो जाएगा 6, 8 का, दूसरा पेयर हो जाएगा 8, 10 का,
और तीसरा पेयर हो जाएगा 10 एंड 12 का। क्लियर हुआ? नहीं बना? हम्म, ये तुम्हारा भी डाउट है। हाँ, अगर तुमने x+2 को ग्रेटर देन 5 लिया, ये मैं बताना चाह रहा था। देखो, अगर हमने x+2 को ग्रेटर देन 5 लिया, मान लो, है ना, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आई? x ग्रेटर देन कितना आ गया? 3। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? दोनों नंबर 5 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो x पहला नंबर है मेरा, तो पहला नंबर अगर 3 से बड़ा मैं ले रहा हूं तो मुझे 4 भी लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर क्या होने चाहिए? 5 से बड़े होने चाहिए। तो अगर मैं इसको 4 लूंगा तो गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो क्यों रहा है? इसका क्या कारण है, समझो। ये दोनों नंबर में ना छोटा नंबर कौन सा है? x छोटा नंबर है, x+2 क्या है? बड़ा नंबर है। तो हम छोटे नंबर को क्या लेंगे? 5 से ग्रेटर लेंगे, क्योंकि छोटा नंबर अगर 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर तो और उससे ग्रेटर होगा ही होगा। समझ में आई ये चीज? प्रीवियस क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें क्या था? दोनों नंबर क्या होने चाहिए था? बोला था बोथ आर स्मॉलर देन 10। तो दोनों स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, तो मैंने इस नंबर को क्या लिया? स्मॉलर देन 10 लिया, यही किया था। क्योंकि अगर ये बड़ा नंबर 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर तो 10 से छोटा ही होगा। कॉमन सेंस उसमें लगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो इस वजह से हमने ये वाली कंडीशन ली। फिर भी अगर मान लो तुम ये लेके सॉल्व करते हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 वाली, तो एक और नंबर लोगे, x का एक और वैल्यू क्या ले लोगे? 4 ले लोगे। उसका पेयर यहां पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? आप कंडीशन देख लो, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो इसके लिए फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको कट कर दो। समझ गए ना ये चीज? अगर आप ये कंडीशन लेके भी सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर चेक में उसको हटा दो, रिमूव कर दो। ठीक है, तो हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखो उसके बाद। थोड़ा रफ वर्क करके देखो, कुछ अगर क्लियर हो रहा होगा तो। हम्म, हो जाएगा, चलो बनाओ। और कोई? चलो त्रिशा, इसको गलत बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को। क्या सही बनाने बोलता हो तो कई बच्चे ट्राई नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा गलत बना के देख लो। क्या लिखा है इसमें? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो हम मन से ले लेते हैं कुछ, एक ट्राइंगल, एक मन से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ये लॉन्गेस्ट ले लेते हैं। हाँ, तो लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को x ले लो, तो लॉन्गेस्ट उसकी 3 टाइम्स है, तो वो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? फिर क्या लिखा है? द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट की बात कर लिया उसने। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की 3 टाइम्स है, तो इसको x लिए, ये 3x हो गया। और थर्ड साइड मतलब इसके बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में? इट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो बताओ ये थर्ड साइड कितनी होगी? करेक्ट, तो ये कितनी हो जाएगी? 3x-2। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61। अब यहां पर इस वर्ड को इनइक्वालिटी में सही लिखा कि नहीं वो मुझे देखना है। पेरीमीटर तो आप जानते हो तीनों का सम। ठीक है, मतलब एक आ जाएगा x, दूसरा क्या आ जाएगा 3x, और तीसरा क्या आ जाएगा 3x-2। ये तीनों का सम। ठीक है,
अब उसको इनइक्वालिटी कैसे बना रहे हो? दिस पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब ये नंबर 61 से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। एटलीस्ट 61 मतलब कम से कम 61 होना चाहिए। सो दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61। अब इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि एटलीस्ट इट कैन बी इक्वल टू 61। क्लियर हो गया ये चीज? अब सॉल्व करो और तीनों साइड्स बताओ। कौन सी पूछा वैसे इसने? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दैट इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताओ। 397, 59, 59 अपॉन 7, फलक यही आ रहा है। ओके, 730 बोला था मैं। हाँ, तो -2 इधर जाएगा तो 8 कुछ और आ रहा है ना ये भाई, ये -2 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 63, और इधर पे क्या हो जाएगा? 7x, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 9 जा 63, 9 आया ना? बोला हाँ, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 आएगा। अरे तो भाई -2 उधर गया तो प्लस हो गया ना, तो वो 63 बन गया। ठीक है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। क्या ये हटा दो? हो गया तो चलो नेक्स्ट। ये कुछ सिमिलर टाइप का है, इसको भी समझ के बताओ क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं, या हिंट की जरूरत है? वैसे इसमें हिंट दे दिया है, लेकिन हिंट तो भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक पर्सन है जो एक बोर्ड को, जिसकी लेंथ यहां पर गिवन है 91 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं रफली ये हमारे पास एक बोर्ड है और इसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। इस बोर्ड को 3 पार्ट्स में वांट्स टू कट इन 3 लेंथ्स, 3 लेंथ्स में उसको कट कर रहा है। ये वाली लाइन समझ में आ गई? द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो ये वाली लाइन का मतलब है जो सेकेंड वाली लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है किससे? शॉर्टेस्ट वाली लेंथ से। क्लियर हो गया ये चीज? तो शॉर्टेस्ट वाली लेंथ को x अज्यूम कर लो, तो यहां पर शॉर्टेस्ट को ले लो x, शॉर्टेस्ट को ले लो x। तो जो सेकेंड वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? x प्लस 3, उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। क्या ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या लिखा है? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो जो थर्ड वाली है वो शॉर्टेस्ट की 2 टाइम्स है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2x। क्या ये चीज समझ में आ गया? फिर लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer। ये आखिरी वाली लाइन समझ में? यहां तक तो सबको क्लियर हो गया ना? सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे हम लेते थे। इसके बाद ये बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, मतलब x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर इसकी मिनिमम वैल्यू, द थर्ड पीस नहीं, इसकी नहीं, किसका लिखा है? द थर्ड पीस, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो थर्ड पीस जो है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, वो सेकेंड वाले से कम 5 सेंटीमीटर ग्रेटर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड मतलब क्या हो गया यहां पर? 2x, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब ये वाली वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर ग्रेटर होनी चाहिए किससे? सेकेंड वाले से। तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, थर्ड वाली साइड कौन सी थी? सेकेंड वाली कौन सी थी? x प्लस 3 प्लस 5। तो थर्ड वाली साइड जो है, मतलब कि 2x जो है, दैट शुड बी एटलीस्ट
5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, तो सेकेंड वाले में अगर मैं 5 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी दिस शुड बी एटलीस्ट लॉन्गर देन दिस वैल्यू। क्या ये वाली इनइक्वालिटी समझ में आई या दूसरे तरीके से बताऊं इसको मैं? ये क्लियर हुआ? थर्ड साइड दैट इज 2x, इट शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो सेकेंड में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो थर्ड साइड शुड बी एटलीस्ट दिस और मोर देन दिस। क्लियर हो गया ये इनइक्वालिटी? तो यहां पर एक इनइक्वालिटी तो इस जगह से बना, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? कैलकुलेट करो, बताओ क्या ये x की वैल्यू? ये x इधर चला जाएगा और 3 + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 8। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। क्या ये क्लियर है? बट एक और इनइक्वालिटी यहां पर बनेगी, और वो इनइक्वालिटी बनेगी इन तीनों साइड्स की टोटल लेंथ जो होगी, ये टोटल लेंथ क्या होगी? 91 सेंटीमीटर के इक्वल या फिर उससे स्मॉलर। ठीक है, तो यहां पर थर्ड इनइक्वालिटी के लिए हम लिखेंगे x + 3 + 2x, द टोटल लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 91 सेंटीमीटर। जो बोर्ड से हम 3 पीसेस कट कर रहे हैं वो 3 पीसेस की लेंथ का सम टोटल बोर्ड की लेंथ से कम या उसके इक्वल हो सकता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, वो क्या रही है? 4x 11 22 आएगा ना। 4x लेस देन और इक्वल्स टू 91 - 3, ऐसा ही होगा। 91 - 3 88, 88/4 मतलब 22। तो x लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया यहां पर? 22। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इस क्वेश्चन में बोला था व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने x लिया था, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई कि वो 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए और 22 सेंटीमीटर से स्मॉलर होनी चाहिए। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 22। ये जो दोनों सॉल्यूशन मिले ना उसको कंबाइन कर दो, x 8 से बड़ा और 22 से छोटा होना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट देखो, स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी ना, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, तो इस बोर्ड में से वो 3 लेंथ्स कट कर रहा है, तो वो जो 3 लेंथ जो कट कर रहा है उसका जो सम होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 91 होगा, क्योंकि जो टोटल लेंथ होगी तीनों बोर्ड्स की जो उसमें से कट हुआ है उसका सम 91 को एक्सीड नहीं कर सकता ना, क्योंकि टोटल बोर्ड की मैक्सिमम लेंथ उतनी ही है। ठीक है, अब इसमें ये एक कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि 3 पार्ट्स में कट कर रहा है तो वो तीनों पार्ट का सम 91 होना चाहिए, ये डाउट है क्या? हाँ, इज इक्वल टू आना चाहिए, ये डाउट है क्या? ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में ना क्लियरली ये मेंशन नहीं किया कि वो 3 पार्ट्स में जो कट कर रहा है उनका टोटल 91 होना चाहिए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर वाला क्वेश्चन था, उसमें भी क्या था? एटलीस्ट 91, एटलीस्ट 61 होना चाहिए। सिमिलर स्टेटमेंट यहां पर भी है। ठीक है, हटा दो क्या ये क्वेश्चन? हो गया तो हाँ, हाँ बस यही आंसर, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? 8 से लेके 22 होगी, दैट्स इट। नहीं आएगा समझ में चैतन्य? ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये अगेन लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देख लो। फिर ये क्या हो गया? उड़ गया क्या ये? किसी के पास बुक है क्या? दिखाओ तो बुक, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। ठीक है, ओके, अगेन लीनियर इनइक्वालिटी वाला ही पार्ट है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट है। देखो जैसे फर्स्ट है 2x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। 2x - 4
और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। अगर तुम लोगों को याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन हमने डोमेन और रेंज के समय सॉल्व किए थे थोड़े बहुत, है ना। तो लेकिन अगर ये कंबाइंड इनइक्वालिटी होती है ना, जिसमें ग्रेटर देन भी है लेस देन भी लिखा है, तो कैसे सॉल्व करना है समझना। सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा कि भाई ये बीच वाला जो टर्म है ना, इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ एक्स बनाना है। तो उसको एक्स बनाने के लिए हमें पहले इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में हम +4 कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन में, ओ सॉरी, ये 3x है, करेक्ट कर लो इसको, 3x। तो सबसे पहले इस 4 को हटाने के लिए हम पूरी इनइक्वालिटी में +4 कर देंगे। +4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4, यहां पर आ जाएगा 3x - 4 + 4, यहां पर आ जाएगा 5 + 4। तो ये दोनों टर्म्स कट गए और मिडिल टर्म आपको मिला 3x, और यहां पर आ गया 9 और ये वाला टर्म आ गया 6। क्या ये क्लियर हो गया? देन अंदर वाले टर्म को x बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3, यहां पर आ जाएगा 3x/3, और यहां पर आ जाएगा 9/3। सो फाइनली यू विल गेट 2 हियर, और यहां पर आ जाएगा x, और यहां पर आ जाएगा 3। मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 to 3, इंक्लूडिंग 2 and 3। अब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि x इंटीजर है, तो आपके आंसर क्या होंगे? ओनली 2 एंड ओनली 3। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि x एक रियल नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 इन क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। ये रूल्स जो हैं ये सभी हमेशा एक जैसे अप्लाई होंगे। सिर्फ अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना है? इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है। या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी को क्या करना है? रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं 3-4 क्वेश्चंस लिखता हूं, सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चंस है 6 - 3 2x - 4 <12। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है -3 4 - 7x/2 <= 18। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 into x - 2 divided by 5. This number should be less than or equals to 0, greater than -15। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ एक बार। फर्स्ट बन गया क्या?
फर्स्ट का क्या आंसर है? 0 to 1। और किसी का? 1 to 0। हमेशा छोटा नंबर पहले होगा, बड़ा नंबर बाद में होगा। -1 to 0। चलो चेक करते एक बार। 6 यहां पर आ गया लेस देन और इक्वल्स टू -3। ये है 2x-4। और यहां पर आ रहा है लेस देन 12, है ना। सबसे पहले ये -3 को हटा रहे होगे। -3 को हटाने के लिए क्या किया होगा? डिवाइडेड बाय -3। डिवाइडेड बाय -3 किया होगा। डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो 6/-3 यहां पर हो जाएगा -3 इंटू 2x-4 डिवाइडेड बाय -3। यहां पर आ जाएगा 12/-3। मैंने बताया जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, है ना, और ये वाला सिंबल ऐसे पलट जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर ये दोनों टर्म्स को कट करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहां पर -3 तो कट गया, क्या बच गया यहां पर? 2x-4 ग्रेटर देन, यहां पर क्या बच गया? -4। एक बार चेक करो और बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ओके। अब क्या करना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी में? +4। क्योंकि अब हमें ये 4 हटाना है तो +4 करेंगे। +4 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। यहां पर क्या आ जाएगा? 2x। और यहां पर क्या आ जाएगा? 0। क्या ये चीज समझ में आ गई? +4 किया ऐसे ही बनाया। ओके। ओके चलो एक मिनट चेक करता हूं, यहां तक हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। यहां पर क्या हो जाएगा? x। और 0/1, 0/2 मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको? x किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से। और किससे लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए? 1 से। क्या ये समझ में आया? मैंने ये लास्ट वाली लाइन के बाद क्या किया? क्लियर हुआ ना? मैंने उसको बस अदर वे में लिख दिया कि भाई सबसे बड़े नंबर को सबसे राइट में, सबसे छोटे नंबर को सबसे लेफ्ट में, और बीच वाला नंबर यहां पर x। दैट्स इट। कितने बच्चों का ये करेक्ट आ गया था? एज इट इज आ गया था करेक्ट। ओके। ओके तुम लोग चेक करो, सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाओ। हो गया? तीनों हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 4 को हटाना होगा ना। तो 4 को हटाने के लिए पहले क्या करोगे? -4 करोगे पूरी इनइक्वालिटी में। और फिर उसके बाद -2/7 से डिवाइड करोगे।
अच्छा चलो एक बार देख लो थर्ड में, जिसको जिसको डाउट है यार नहीं बना थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है -3, ये वाला टर्म 4 पहले इसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे। -4 करेंगे तो -3 -4 मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा, -7। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बीच में से 4 हट जाएगा तो मतलब क्या बच जाएगा वो, -7x/2। लेस देन और इक्वल्स टू 18 -4 मतलब कितना हो जाएगा ये टर्म, 14। यहां तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/7 से। -2/7 से इसलिए क्योंकि हमें ये 7/2 को हटाना है, तो इसलिए 2/7। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये भी नेगेटिव है, माइनस को भी हटाना है इसलिए माइनस से। तो ये हो जाएगा -2/7 इंटू -7। इधर पे बीच वाला नंबर कंप्लीटली हटके x बन जाएगा, और आखिरी वाला नंबर हो जाएगा 14 इंटू -2/7। क्या ये क्लियर हो गया। नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो इसलिए ये वाला सिंबल ऐसे पलट जाएगा, ये वाला सिंबल ऐसे पलट जाएगा। तो फाइनली इसको जब करोगे सिंप्लीफाई तो 7 और 7 कटेगा और ये हो जाएगा 2। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x लेस देन और इक्वल्स टू 2, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -28। आप इसको छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखते हो, तो सेकंड का थर्ड का आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -28। ओ सॉरी, ये 7 1 7 2 ये कटा, 2 2 4, ये गलत लिख रहा हूं ना मैं, -4 ये आ जाएगा -4। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। ये आ गया, चेक कर लो एक बार। हम्म। दृष्टि ये सही बना था, गौरिशा ये सही बना था कि ये वाला, ओके। पीछे सार्थक तेरा ये सही बना, क्या गलती किया, रिवर्स करने में, ओके। चलो एक करो, मुझे नेक्स्ट वाला करके दिखा। हाँ हाँ, सेवेंथ वाले में दो अलग अलग इनइक्वालिटीज है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो देन कंबाइन कर दो। किसमें, फिफ्थ वाले में तो वो सिमिलर है थर्ड के जैसा। पहले वो नीचे वाला माइनस को ऊपर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। फिर उसके बाद 4 माइनस करो, और फिर 5/3 से करो। एक मिनट में देख रहा हूँ ना, ये कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है यहां तक तो करेक्ट है। फिर क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो सीधा 5/3 से भी कर सकते हो, है ना। तो ये -25 आ जा रहा है, और इधर x-2 आ जा रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। फिर क्या कर रहे हो, +2, ठीक है करेक्ट है। यहाँ तुमने इनइक्वालिटी को रिवर्स क्यों किया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक करेक्ट है। किससे डिवाइड किया, 3 से किया ना। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में नहीं करना है रिवर्स। कब रिवर्स करना है, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करे। समझ में आई ये चीज, तो यहां तक पूरा करेक्ट है। इनइक्वालिटी तभी रिवर्स होगी जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। हाँ, ऐसा क्या। सिक्स क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, तो 10 की जगह 11 है आई थिंक, ये वाला।
अच्छा ये फोर्थ बन गया क्या सबका? एक बार चेक करो, कंफर्म करो। बन गया? ध्यान में हो गया फोर्थ क्वेश्चन? वरिषा हो गया? पीछे सार्थक फोर्थ? हाँ, सेवेंथ में ना इसको अलग करो, इसको अलग करो, फिर दोनों को कंबाइन कर दो। फोर्थ क्वेश्चन बताना है क्या सार्थक? चैतन्य तेरा हो गया फोर्थ? देखो जैसे ये -15 है, ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 5, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो? डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/3 से। 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाला टर्म हट जाएगा। 5/3 से करोगे तो -15 इंटू 5/3, यहां पर ये हो जाएगा x माइनस टू, ये हो जाएगा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, देन 3 1 जा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा -25 x माइनस टू, और इधर पे आ जाएगा 0। देन पूरी इनइक्वालिटी में +2 करो तो ये हो जाएगा x, ये होगा -23 और ये आ जाएगा 2। तो ये होगा फाइनल आंसर। एक बार चेक करो, कंफर्म करो। वरिषा ये सही आया? फिफ्थ क्वेश्चन। सार्थक ये हो गया, इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो ये -12 और यहां पर 4 + 3x/5, इसको डायरेक्टली पॉजिटिव कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ये माइनस जो है इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस। ओके, देन उसके बाद इस 4 को हटाने के लिए हम पूरी इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, -4। तो ये नंबर हो जाएगा -16। 2 - 4 मतलब कितना हो जाएगा, -2। और बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, 3x/5। क्या इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही होती है, वो भी तब जब नेगेटिव नंबर से किया जाए। ठीक है, एज इट इज। अब ये 3/5 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/3 से। तो यहां पर बीच में बच जाएगा x, ये हो जाएगा -2 इंटू 5/3, ये वाला नंबर हो जाएगा -16 इंटू 5/3। तो फाइनली यही आ रहा है ना, -80/3। ये +2 है ना, ये प्लस नहीं, सही तो है। बीच वाला नहीं, ये माइनस था और ये भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा नंबर -10/3। ये आंसर कितने बच्चों का है चेक कर लो। हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग का स्टेप मैंने क्या बताया, समझ में आया ना? ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए फाइनली मैंने ये लिया पॉजिटिव। देन ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये कितने बच्चों का हो गया, 6 पहले बताओ। ठीक है, मतलब लॉजिकली समझ गए ना वो पूरा। फोर्थ बन गया? मतलब फोर्थ नहीं, 6 बन गया। और किसका बन गया, 6? सार्थक हो गया 6। हम्म, ये दोनों बना लियो तुम लोग? ओके, ये फोर्थ को 6 को मैं स्किप कर दूं क्या, बना लोगे इसको? इजी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एक बार देख लेते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5x+1, 5x+1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -24, और कॉमा करके ये लिखा है। तो पहले इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 5x ग्रेटर देन -25। क्लियर हो गया? देन 5 से डिवाइड कर दोगे तो x ग्रेटर देन हो जाएगा -5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25।
तो 5x लेस देन 25 और यहां पर आ जाएगा x लेस देन 5। क्या ये दोनों समझ में आ गया कैसे हुआ सॉल्व? अब दोनों को कंबाइन करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर राइट में, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट में, और बीच में क्या आ गया x। तो x छोटा होना चाहिए 5 से, बड़ा होना चाहिए किससे? -5 से। दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। इसका क्या आ रहा है आंसर? ओके, x इसको रीड करते हैं मिडिल टर्म से, x ग्रेटर देन कितना? -1 लेस देन कितना? 7। यही आ रहा है। ओके, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग, हो जाएगा ना, इस सेकंड वाला भी बन जाएगा। इसमें ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है जो शायद तुम लोग गलत बनाओ, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है मुझे याद नहीं, दो में से कोई एक है। इसको मैं हटा दूं क्या? पूरा हो गया तो कुछ बचा है तो कर लो पहले। ध्यान है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज के। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये दो क्वेश्चन है, इसमें से एक में हो सकता है कंफ्यूज हो गए। देखते हैं। 3x माइनस 7, 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। और नेक्स्ट है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। ये 9th क्वेश्चन का ही है ना दोनों पार्ट? हाँ, ये कॉमा करके जो लिखा था ना वो ऊपर नीचे लिख दिया। और 10th क्वेश्चन है 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। और यहां लिखा है 2x + 19 लेस देन और इक्वल्स टू 6x + 47। 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, और 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0, 2x + 19 लेस देन और इक्वल्स टू 6x + 47। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, 9th ही है शायद वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। 8th का -2, 7 आ रहा है। ओके, 8th क्वेश्चन चलो एक बार मैं फिर बता के देखता हूँ इसमें। 8th क्वेश्चन के लिए पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 2 लेस देन x + 5। ओके, देन x को इधर शिफ्ट कर देते, -2 को इधर कर देते, तो x जब उधर जाएगा 2x - x क्या हो जाएगा? x लेस देन 7, ये आ जाएगा। जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे तो 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x, देन -x को इधर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6, तो हो जाएगा 4x ग्रेटर देन -4। 4 से डिवाइड कर देंगे, x ग्रेटर देन -1। -1, 7 आ रहा था बोल रहे हो क्या? क्या हुआ? कुछ गलती हुई? ये माइनस प्लस की गलती हुई क्या शिफ्ट करने में? हाँ, ये 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना मैं। चैतन्य तेरा क्या आ रहा था? ये सही है ना? पलक, ये कैलकुलेशन में कहीं एरर हुआ क्या? ठीक है चलो, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। हम्म, चलो अब ये मैं मेन जो है 9 और 10 चाहता हूँ, बाकी तो वो छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर है। 9 और 10 में फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस करोगे, वो चेक करो क्या वो क्लियर हो रहा है कि नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे 3x माइनस 7 ग्रेटर देन, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 12। ओके, फिर उसके बाद ये 2x उधर जाएगा तो 3x माइनस 2x मतलब क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन, -7 इधर आएगा तो +7 मतलब कितना बन जाएगा ये -5। तो यहां पर आपको मिला x ग्रेटर देन -5। ये क्लियर? हाँ, ये यही चीज तो मैं पूछ रहा था। तो तुम लोग अपने आंसर रेडी रखो, तुम लोग कर सकते हो। सोचो क्या होगा उसका आंसर। नहीं, मैं हिंट दूं, ग्राफ यूज करो, ग्राफिकल मेथड यूज करो। नहीं, लॉजिक सही है लेकिन थोड़ा सा गलत है। -2x इधर जाएगा तो +2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 6, तो यहां पर आएगा x ग्रेटर देन 5। नहीं, हाँ ये यहां तक आ गया क्या सबका? एक बात बताओ। अब इसमें सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही है, दोनों कंडीशन में x ग्रेटर देन है, यहां पर -5 से बड़ा और यहां पर +5 से बड़ा। तो अगर मान लो मैं ये वाली कंडीशन लेता हूं कि x ग्रेटर देन होना चाहिए -5, तो कोई भी एक नंबर लेता हूं 0। अगर मान लो x इक्वल टू 0 मैंने चूज किया तो क्या ये सही है? इनइक्वालिटी ट्रू है। लेकिन अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी? नहीं होगी। इन इनइक्वालिटीज का मतलब है दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब कि एंड दिस, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और मैंने ग्राफिकली इसलिए बोला क्योंकि अगर ग्राफ में देखोगे तो -5 यहां पर आएगा, +5 यहां पर आएगा। जब आप पहले वाले का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा? वो -5 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। -5 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाले का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या जाएगा? 5 से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आया? तो दोनों का एंड या फिर इंटरसेक्शन कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है? +5 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया ये चीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा x ग्रेटर देन 5 लेस देन इंफिनिटी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये समझ में आया ऐसा क्यों लिया हमने? है ना? बिकॉज ये दोनों कंडीशन ट्रू तब होगी जब दोनों के लिए चीजें सेम होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है। अब आई थिंक हो सकता है 10th में भी सिमिलर प्रॉब्लम आए। नहीं आ रहा है क्या? 10th में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। अब अभी तक ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे थे ये नॉर्मल चीज है, मतलब ये कहीं पर अप्लाई होंगी, और कहां पर अप्लाई होंगी? वो अप्लाई होने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम हो गया क्या? एक आध वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो चलो, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। हाँ, ये दो क्वेश्चंस है। आई थिंक 12th वाला थोड़ा सा मुश्किल जाए, बट 11th वाला आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11। यहां लिखा है अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range of temperature in degrees Celsius if Celsius to Fahrenheit conversion formula is given by this? क्या मैं हिंट करूं और सॉल्व कर लोगे? ओके, सबसे पहला हिंट तो यहीं पर है। देखो, ये जो आपको टेम्परेचर रेंज दिया है वो 68 से किसके बीच में है? 77। यूनिट क्या है इसकी? फ़ारेनहाइट। तो यहां पर एक काम करते, एफ लिखते फ़ारेनहाइट के लिए, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए क्या? 68। लेस देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 77। क्लियर हो गया ये चीज? अब आपको इसकी सेल्सियस वाली रेंज निकालनी है। तो उसके लिए क्या करो, ये जो एफ की वैल्यू यहां पर दी गई है,
इस वैल्यू को f की जगह पे पुट कर दो, इस वैल्यू को f की जगह पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 68 लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 9c/5 प्लस 32 लेस देन और इक्वल्स टू 77। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आपको उसमें c की रेंज निकालनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, 32 को हटाना पड़ेगा। तो पहले पूरी इनइक्वालिटी में 32 माइनस करो और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो 5/9 से। तो 32 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 32 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 45 और यहां पर आ जाएगा 9c/5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 5/9 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9 से। 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 4 ये हो जाएगा 20 और इधर 9 5 45 ये आ जाएगा 25 और बीच में आ जाएगा सी। चेक करो आ रहा है कि नहीं, समझ गए ना? तो अब इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें आपको इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो लास्ट क्लास रहेगी इस टॉपिक की एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। तुम लोगों के में हो सकता है डबल वेरिएबल हो, तो डबल वेरिएबल भी मैं करवा दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। 12th में बहुत सारे उसके कंसेप्ट यूज होते हैं और वो बीच में गैप आ जाता है, 11th में नहीं पढ़ते और 12th में सडनली आ जाता है, आपको जानना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं रिमेनिंग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। ओके, बाकी जिनके जो जो पेंडिंग है वो सॉल्व कर लेना। धन्य कितने बच्चे वो देख लेना। गौरीशा हो गए थे पूरे या कुछ बच गए थे? पूरे बन गए थे? ठीक है, दृष्टि हो गए थे पूरे? 10th वाला बच्चा था ये वाला, ओके, उसको कर लेना फिर। इसका आंसर -7,5 -7,11 चेक कर लेना। वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 ही है। बाय बाय।